अभी तक इस पुनरावृत्ति में हमने स्थिर क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, उनके बारे में अध्ययन की पुनरावृत्ति करी, उसको दोहराया। अब हम करते हैं समय पर निर्भर ERT, BRT के अध्ययन को दोहराना। तो यदि हम समय पर निर्भर कर रहने वाले E और B के बारे में चर्चा करते हैं तो समय पर निर्भर ERT तथा BRT टाइम डिपेंडेंट, इसका अर्थ समय पर निर्भर रहने वाला ही है, ρRT तथा JRT से प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि J और ρ कैसे मिलते हैं, कैसे संबंधित हैं। सो कंटिन्यूटी इक्वेशन सबसे पहले आपको बताती है कि J का डाइवर्जेंस किसी भी समय के लिए प्लस d rho dt शून्य होता है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया क्योंकि बाद में इसका हम प्रयोग करेंगे। तो टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत होती है फैराडे के नियम से, जिसके अनुसार यदि हम एक सर्किट लें जिसमें से कुछ चुंबकीय फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड जा रहा हो, तो यदि फ्लक्स में बदलाव हो समय के साथ तो इसमें एक EMF बनता है जो कि माइनस d∅dt होता है, जहाँ पर माइनस चिन्ह का अर्थ है कि EMF इस बदलाव को अपोज करता है, उसका विरोध करता है, जिसको हम लेंजेस लॉ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। एक जो मिसकंसेप्शन मैंने दूर करा था कि जब हम फैराडे के लॉ की बात करते हैं जिसमें हम अभी तक कह रहे हैं कि EMF किसी भी सर्किट में दिया हुआ हो तो ये बराबर माइनस d∅dt के बराबर होता है। साथ में एक बहुत पुस्तकों में एक मोशनल EMF की चर्चा कुछ पुस्तकों में होती है और इसमें हम कहते हैं कि यदि कोई सर्किट किसी B से चल रहा हो तो उसमें भी एक EMF बनता है। तो हमने दिखाया कि EMF बराबर माइनस d∅dt तथा मोशनल EMF एक ही राशियां हैं। तो ये फैराडेज लॉ था और इसको अब हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे
तो जैसा कि पहले हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करी थी तो हमने कहा था कि फील्ड या विद्युत क्षेत्र की कल्पना केवल कन्वीनियंस के लिए नहीं है, बल्कि ये वास्तव में होता है। तो इसलिए यहाँ भी हम फैराडे के लॉ को फील्ड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे। तो जब हम फील्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका जो मतलब आता है वो आता है कि जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा हो, चेंज हो रहा हो, तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये फैराडेज लॉ है। जिसका अर्थ यह होता है कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक विद्युत क्षेत्र पैदा करता है, और यही फैराडेज लॉ है। जो माइनस साइन है इसमें वो फिर से एक लेंजेस लॉ की वजह से आता है। फिर हमने कुछ उदाहरण हल करें फैराडेज लॉ के लिए। तो हमने देखा इसमें कि यदि डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी बी बाई डी टी है तो ये शून्य नहीं है, और इस प्रकार पैदा होने वाला ई आर टी कंजर्वेटिव नहीं है, तथा ये ई इज नॉट इक्वल टू माइनस ग्रेड ऑफ वी। तो ये भी हमने देखा था। जब इसकी गणना हमने शुरू में करी थी तो इसको एक क्वाजी स्टैटिक अप्रॉक्सीमेशन में करी थी। द्वारा उत्पन्न ई फील्ड। तो इसमें हम ये मानते हैं कि जो जहाँ पर भी हम फील्ड निकाल रहे हैं वो इतना पास है, जहाँ पर भी बी फील्ड चेंज हो रहा है उसके, कि द डिस्टेंस divided by c is much less than for change of b। और इस गणना में डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी बी बाई डी टी की गणना डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे जैसी ही है। क्योंकि यदि कोई आवेश ना हो तो डेल डॉट बी शून्य होगा, और क्वाजी स्टैटिक अप्रॉक्सीमेशन में
लिख सकते हैं कि, और क्वाजी स्टैटिक अप्रॉक्सीमेशन में हम लिख सकते हैं कि E बराबर कोई म्यू नॉट है नहीं, तो ये तो 1 हो गया, 1/4 पाई इंटीग्रल माइनस dv बाई dt r माइनस आर प्राइम ओवर r माइनस आर प्राइम क्यूब dv प्राइम, ये r प्राइम पर होगा। तो इस तरीके से, और इसके भी जितने दूसरे तरीके थे सिमेट्रिक केस में b निकालने के, उन सबको हम प्रयोग में लाते हुए इस प्रकार से पैदा होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की हम गणना कर सकते हैं, और इसके भी हमने कुछ उदाहरण हल करे थे। जो एक बहुत मुख्य बात हमने सीखी इससे कि फैराडे के नियम का प्रयोग करते हुए हमने चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा की गणना करी, और ये ऊर्जा आती है W इक्वल्स 1/2 म्यू 0 B स्क्वायर ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम। इस ऊर्जा का घनत्व होता है। इसके लिए हमने पूरा एनर्जी कंजर्वेशन की, जब एक इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होती है तो उसमें कितनी ऊर्जा जूल हीटिंग में चली जाती है और कितनी ऊर्जा जो बाकी ऊर्जा होती है वो कहाँ जाती है, उसको हमने इंटरप्रेट करा कि वो बी फील्ड में जमा हो जाती है। तो ये सब हमने फैराडे लॉ का प्रयोग से सीखा, और इसके बाद जब हमने टाइम डिपेंडेंट सिस्टम्स की बात करी तो हमने सीखा मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में भी। और ये क्यों होता है, इसको जानने के लिए हमने लिखा कि कर्ल ऑफ B हमने देखा म्यू 0 J होता है, तो यदि हम दोनों ओर डाइवर्जेंस लें तो बाईं ओर तो ये 0 हो जाती है और दाईं ओर म्यू डेल डॉट J होती है, लेकिन इसका मान माइनस म्यू 0 डी रो बाई डी टी आता है, जो कि 0 नहीं है टाइम डिपेंडेंट सिस्टम्स के लिए। तो इसके लिए एक मैक्सवेल करंट की इंट्रोडक्शन करना पड़ता है, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है उस कॉन्सेप्ट को, जिसके कारण डेल क्रॉस बी इक्वल्स म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी आता है। और इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट डी डिस्प्लेसमेंट डी टी। तो इसका अर्थ यह है कि समय के साथ बदलता हुआ ई फील्ड भी एक बी फील्ड दे सकता है। तो ये मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो इसके कारण अब पूरी इक्वेशंस को जब साथ लिखते हैं तो हमको मैक्सवेल्स इक्वेशन मिलती हैं, जिनको हम लिख सकते हैं डेल डॉट ई इक्वल्स रो आर ओवर एप्सिलॉन 0 डेल क्रॉस ई
equals minus dB dt, del dot B equals 0, del cross B equals mu 0 J plus dd dt। और ये चार इक्वेशंस जब मिलती हैं तो इनको हम ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना का डिस्क्रिप्शन देती हैं। और इन समीकरणों द्वारा हम दिखा सकते हैं कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र ERT तथा BRT मिलकर ऊर्जा तथा संवेग का संचालन करते हैं। ऊर्जा संचालन को हम देते हैं पॉइंटिंग वेक्टर का नाम। S बराबर होता है 1/μ0 E क्रॉस B, और ये दिखाता है कि प्रति क्षेत्रफल इकाई से कितनी ऊर्जा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है। और इसी प्रकार जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कितनी ऊर्जा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में है, उसको हम लिख देंगे 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस 1/2 μ0 B स्क्वायर टाइम्स C। ये जो है ऊर्जा का प्रवाह। इसी प्रकार संवेग का प्रवाह भी होता है, और उससे पहले हम संवेग घनत्व लिखते हैं, जो होगा S जो हमने पहले निकाला डिवाइडेड बाय C स्क्वायर, और तो संवेग का प्रवाह यानी कि संवेग प्रति एरिया प्रति सेकेंड विल बी इक्वल टू मॉड S बाई C। और इसकी दिशा ऊर्जा की बहाव की दिशा होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना में कई नई चीज़ें आई। तो फैराडेज लॉ आया, जिसकी वजह से हमको ये ज्ञात हुआ कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र एक इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर सकता है। फिर मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट आई, जिससे ये मालूम हुआ कि बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है। और इन सबको मिलाकर हमको 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन मिली, जिनके प्रयोग से हम ये दिखा सके कि कैसे कैसे ऊर्जा और संवेग का प्रवाह होता है। तो आपसे अपेक्षा ये सब लेक्चर्स देखने के बाद ये होगी कि एक फैराडेज लॉ और इसका विभिन्न
गणनाओं में प्रयोग, इसके बारे में आप सक्षम बने। 2, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में सीखें। 3, क्वाजी स्टैटिक अप्रॉक्सीमेशन में ई तथा बी जो कि पैदा होते हैं, ई पैदा होता है बी बदलने से, बी पैदा होता है ई बदलने से, की गणना कर सकें। और फाइनली यदि ई और बी कहीं पर एक साथ हों तो एस और संवेग प्रवाह की गणना कर सकें। अब हम इस पाठ्यक्रम के अंतिम भाग पर आते हैं। हमने देखा कि मैक्सवेल्स इक्वेशन हमको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को डिस्क्राइब करने के लिए मिलती हैं जब हम पूरा टाइम डिपेंडेंट और सब चीज़ों को फिनोमेना को मिलाते हैं। उसमें हमको मिलता है कि डेल डॉट ई बराबर रो बटा एप्सिलॉन 0, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी बी बाई डी टी, डेल डॉट बी बराबर 0 और डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। और इस अंतिम भाग में हमने देखा था कि यदि हम फ्री स्पेस में जाएं जहां रो बराबर 0 हो, जे बराबर 0 हो, तो ये इक्वेशंस हो जाती हैं डेल डॉट ई बराबर 0, डेल डॉट बी बराबर 0, डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डी बी बाई डी टी और डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई बाई डी टी। और इनको मिलाकर हमको एक वेव इक्वेशन ई तथा बी के लिए मिलती है जो इस प्रकार है, डेल स्क्वायर बी माइनस 1/c² d2 b बाई dt स्क्वायर बराबर 0 और डेल स्क्वायर ई माइनस 1/c² d2e बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये ई और बी सी स्पीड से प्रोपगेट होते हैं एक वेव की तरह, इनकी एक फाइनाइट स्पीड है। और इसने हमको बताया कि समय के साथ बदलते हुए ई तथा बी सी गति से प्रोपगेट करते हैं।
और इसके बाद हमने प्लेन वेव्स की स्टडी करी, जिसमें जो वेव है वो एक पूरी इन्फिनिट चद्दर पर ई और बी फील्ड बनाते हुए चलती है। तो मान लीजिए ई फील्ड ऊपर की ओर हो, बी फील्ड बाहर की ओर आ रहा हो, तो ये वेव इस डायरेक्शन में चलती है। इसको प्लेन वेव बोलते हैं क्योंकि इस प्लेन के ऊपर ई और बी एक समान होते हैं। और यह विद्युत चुंबकीय तरंग अपने साथ ऊर्जा एवं संवेग दोनों ले जाती है। जैसा कि आप जानते हैं सूरज से आपको गर्मी मिलती है, वो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देती है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक प्रेशर भी लगा दे सकती है, क्योंकि यह एक संवेग ट्रांसफ़र करती है जहाँ पर भी पड़ती है। तो इनकी भी हमने गणना करी, क्या ऊर्जा घनत्व होगा। तो किसी ईएम वेव में ऊर्जा घनत्व तथा संवेग घनत्व की गणना हमने करी और दिखाया कि किस तरीके से ये कितनी ऊर्जा ले जाती हैं, कितना संवेग ट्रांसफ़र करती हैं। कुछ उदाहरण इसके हल करें। इसके बाद हमने डाइलेक्ट्रिक्स तथा मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैक्सवेल्स इक्वेशन लिखी और उनका तथा बाउंड्री कंडीशंस का प्रयोग कर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकाले जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर पड़ती है। अंत में हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति की ओर ध्यान दिया तथा एक त्वरित बिंदु आवेश द्वारा विकिरण के उत्सर्जन की गणना करी।
तो इसने हमारा पूरा पाठ्यक्रम पूरा करा। तो आपसे इसमें अब अपेक्षा रहेगी कि आप तरंगों के विषय में जानें तथा उनका फंक्शनल फॉर्म क्या होता है उसे पहचानें। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टीज के बारे में जानें तथा उनके द्वारा ले जाने वाली ऊर्जा एवं संवेग की गणना करना सीखें। और फाइनली हमने थोड़ा बहुत जो चर्चा करी थी कि किस तरीके से एक त्वरित बिंदु आवेश विकिरण का उत्सर्जन करता है, तो एक फीलिंग लाएं इस बारे में कि त्वरित आवेश या एक आवेशित पट्टी शीट अचानक त्वरित किए जाने पर किस प्रकार विकिरण उत्सर्जित करते हैं। स्टॉप।